चलो स्टार्ट करें। तो आज का देखो, अब से आप लोगों को आर्टिकल्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और अब याद करने पड़ेंगे सब, ठीक है? क्योंकि आर्टिकल के बगैर पॉलिटी नहीं पढ़ सकते हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखो, यूनियन मीन्स होता है संघ, बट हमारा जो संघ है वो फेडरेशन नहीं है। एक फेडरेशन भी होता है, फेडरेशन भी मैं बताऊंगी लेटर ऑन की क्या है। एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र, ठीक है? तो कौन से आर्टिकल में लिखा है? देखो, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, ठीक है? आर्टिकल 1 से लेके 4 तक डील करता है कौन से पार्ट में? पार्ट 1। कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे कितने पार्ट है बेटा? हाँ, पहले 22 थे अर्लियर, और अभी कितने हो गए? 25 पार्ट्स, ठीक है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 1 से 4 तक पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र, ठीक है? इसमें डिस्क्रिप्शन है कि हमारे जो कंट्री है, हमारा जो यूनियन है, उसमें कौन कौन से उसको अधिकार प्राप्त हैं और कौन कौन से उसके क्षेत्र हैं, वो सारा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। तो हम आर्टिकल टू आर्टिकल पढ़ेंगे, और जिस केस के बारे में हम कल भी बात कर रहे थे वो यहाँ भी आएगा, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड था, बैरूवारी यूनियन केस, ठीक है? तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? देखो, आर्टिकल 1 में लिखा है डिस्क्राइब इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट rather than फेडरेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 में देखो, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारा नाम क्या रखा था? इंडिया, ठीक है? बट हमारा वैसे नाम क्या है हमारी कंट्री का? भारत। बट इतने सालों से जब वो रहे, 207 ईयर्स तक, 207 साल तक वो रहे हैं यहाँ पर, तो इतने साल तक वो सारी चीजें करिकुलर में चलती रही, एडमिनिस्ट्रेशन में सब नाम भी हमारा इंडिया, क्योंकि बाहर वो लोग इंडिया ही कहते हैं, भारत वो लोग नहीं कहते, भारत हम ही कहते हैं। तो इसलिए जब हमने अपना नाम लिया तो पहले आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है? हमने दोनों नाम अडॉप्ट किए, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स। ये यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स है। ये बात मैंने तुमको पहले भी बताई थी कि हम अपने आप को यूनियन क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि हमने किसी भी स्टेट के साथ में ना अग्रीमेंट नहीं किया हुआ है ना। जैसे तुम लोग अगर इसकी बात करोगे ना, यूएस की या कनाडा की, तो दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू द यूनियन। वहाँ की जो प्रेसिडेंट है, वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बना हुआ है कि वो अलग अलग है, ठीक है? यूनियन, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। अगर मैं तुमको इसमें एक्सेप्शन बताऊं तो देखो, हमारे यहाँ पे दोनों सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों चलते हैं। यूपी में या फिर कोई भी स्टेट है, वहाँ पे सेंटर के भी लॉज चलेंगे, स्टेट के भी चलेंगे। बट वहाँ पे ना ऐसा है, स्टेट्स के लॉज अलग हैं, सेंटर के लॉज अलग हैं। जो न्यूयॉर्क या फ्लोरिडा, ये जो यूएसए है, यूएसए में ऐसा है, और वहाँ पे उन्होंने अग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है। उनके कितने, पता नहीं कितने स्टेट्स हैं, मुझे याद नहीं, आई थिंक 50 के नीचे ही है कुछ स्टेट्स हैं, और उन्होंने सिग्नेचर अग्रीमेंट साइन किया। बट हमारे यहाँ पे किसी ने अग्रीमेंट नहीं साइन किया। अग्रीमेंट का क्या मतलब है कि वो जब चाहे उस अग्रीमेंट को तोड़ के वापस निकल सकते हैं, है ना? कभी भी वो चाहे यूनियन से अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, बिना पार्लियामेंट की इजाजत के कोई नहीं अलग हो सकता। पहली बात तो अलग ही नहीं हो सकते, ठीक है? दूसरी बात, जब पार्लियामेंट चाहेगी तब, अगर लगेगा पार्लियामेंट को सुटेबल तो उसके हिसाब से। तो इसमें लिखा हुआ है इट इज अ फेडरेशन रादर देन अ फेडरेशन ऑफ। तो फेडरेशन वर्ड जहां भी आता है, हम फेडरेशन नहीं है, क्योंकि हमने कोई अग्रीमेंट अपने स्टेट्स के सामने साथ में साइन नहीं किया हो। तो हमारी जो यूनियन है वो ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है दैट इज इनड्रस्टिक्टेबल। इनड्रस्टिक्टेबल मीन्स कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, हमारी यूनियन को। अब सेकेंड जो आर्टिकल है, आर्टिकल सेकेंड किसके बारे में बात करते हैं? कहते हैं एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो सेकेंड आर्टिकल, आर्टिकल 2 जो है वो इसके बारे में बात करता है कि जो पार्लियामेंट है वो इस्टेब्लिश भी कर सकती है न्यू स्टेट्स को, और एडमिट भी कर सकती है न्यू स्टेट्स को। मीन्स फॉर इंस्टेंस कि हमें कोई नया स्टेट एडमिट करना है, जैसे कि ऐसा हुआ था है तेलंगाना। तेलंगाना तो हमने स्टेट में से ही बनाया था, जैसे कि हमने उसमें से लिया था। देखो मैं बताती हूँ, बांग्लादेश का एग्जाम्पल,
तो ये आर्टिकल 2 किसके बारे में बात करता है कि जो हमारी एग्जिस्टेंस में नहीं है स्टेट, उनको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको हम एडमिट कर सकते हैं। जो एग्जिस्टेंस में नहीं है मीन्स कि जो पहले से हमारे स्टेट नहीं है, न्यू स्टेट्स हम बना सकते हैं। तो आर्टिकल 2 उसकी पावर देता है, ठीक है। अब इसमें JNK का तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि JNK ऑलरेडी हमारा स्टेट था, फिर वो बाइफिरगेट कर दिया गया था 2 यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। तो वो आर्टिकल 3 में आएगा। बट आर्टिकल 2 में क्या है, नए फॉरेन टेरिटरी, जैसे कि अगर फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान का कोई पार्ट है, ठीक है, और वो पार्ट मतलब अभी फिलहाल पाकिस्तान में है, लेकिन वो हमें उसे नया स्टेट बनाना है, वो उस पे हमने उसको ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो उसको हम नए स्टेट में आर्टिकल 2 के तहत बना सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। बाकी इसमें आएगा एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। न्यू का मतलब है कि जो नहीं थे, पहले से बने हुए नहीं है, किसी और फॉरेन कंट्री से हमने लिए हैं या फिर एडमिट किए हैं। बट आर्टिकल 3 इसके बारे में बात करता है, ये कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का फॉर्मेशन, है ना, एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। अब देखो इसमें आया एरिया, बाउंड्री और नेम्स। तो इसमें कह रहा है कि जो पहले से एग्जिस्टेंट में है उनको वो करने के लिए, एडमिट करने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो इसमें सबसे पहले तेलंगाना का एग्जांपल आ जाएगा, क्योंकि तेलंगाना पहले क्या था, आंध्र प्रदेश का पास पार्ट था, तेलंगाना हो गया, ठीक है। लद्दाख हो गया, JNK और लद्दाख में आ जाएगा, ये पूरा ही लिख लो, JNK एंड लद्दाख। तो लद्दाख हो गया, क्योंकि अभी क्या हुआ था, ये पहले दोनों एक ही स्टेट थे ना, अब बाद में ये लोग बाइफुर्केट करके इनको 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है। ये हो गया। और देखो मैं तुमको बताती हूँ, जो पहले सिक्किम था या फिर गोवा था, दे वर नॉट स्टेट, दे आर यूनियन टेरिटरीज। तो उनको भी इस आर्टिकल के तहत फॉर्म किया नए स्टेट में, और उनकी बाउंड्रीज, एरियाज, ये सब अल्टर कर दिया। जैसे कि अगर, हाँ, और नेम्स के बारे में तुम बात करते हो तो नेम्स में आ जाएगा, जैसे कि हमारा यूपी है, यूपी का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, जो पहला इसका नाम था वो था यूनाइटेड प्रोविंस, लेकिन बदल कर क्या कर दिया गया इसका, उत्तर प्रदेश। जैसे कि उत्तराखंड को उत्तरांचल कहते थे पहले, तो उत्तरांचल से ये उत्तराखंड कर दिया गया। और कुछ ऐसी जगहों के नाम अगर तुमको याद हो, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का तो नहीं था, हाँ, मद्रास। तमिलनाडु जो था उसको पूरे को मद्रास कहते थे पहले, पूरा जो तुमने अभी भी सुना होगा, वहां के हाई कोर्ट का नाम क्या है, मद्रास। तो अब उसका नाम क्या कर दिया, क्योंकि वहां पे तमिल स्पीकिंग पीपल है, तो तमिलनाडु, है ना। तो ये चीज उन्होंने की थी। तो हाँ, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र को क्या कहते थे, बॉम्बे, है ना। और कर्नाटका को मैसूर कहते थे, मैसूर, पूरे जो टेरिटरी थी उसे मैसूर कहते थे, तो कर्नाटका हो गया। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट में। ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज भी आता है बेटा, कि किसी भी राज्य की बाउंड्री को यूनियन चाहे तो ऑल्टर कर सकती है, ठीक है। ये चीज तुम इसमें भी पढ़ोगे अभी आगे। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में बातें कही गई हैं, यानी कि आर्टिकल 2 में गई है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम, ये जो है ये दोनों आर्टिकल नहीं माने जाएंगे आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट। ये नॉर्मली कर सकते हैं बिना किसी अमेंडमेंट के, सिंपल मेजॉरिटी के ये बिल पास हो सकता है, और ये अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ये बात कही थी, ये आर्टिकल 4 खुद कहता है इस बात को, कि 2 और 3 के जो अंदर बने हुए लॉज है ना, वो 368 के तहत, आर्टिकल 368 जिसमें लिखा हुआ है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं माने जाएंगे। 2 और 3 वाली जो बातें, ये अमेंडमेंट नहीं मानी जाएंगी। जैसे कि अगर बेटा इसकी बात करें, हमने जो JNK की बात थी, तो JNK के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि ये क्या कर दिया, पार्लियामेंट हैज नो पावर टू डू दिस, पार्लियामेंट हैज पावर टू डू दिस। पार्लियामेंट के पास पावर थी तभी किया था, तो कौन सी पावर यूज की थी, ये वाली। हम फॉर्म कर सकते हैं नई स्टेट को, ऑल्टर कर सकते हैं उसकी बाउंड्री को, उसका नेम चेंज कर सकते हैं, तो ये सारी चीज।
तो ये आर्टिकल 3 के तहत हुआ और ये कोई अमेंडमेंट नहीं माना गया। अमेंडमेंट कब माना गया? बस एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और उसके तहत हमने बाउंड्री अल्टर कर दी, बट ये अमेंडमेंट नहीं माना गया कि कौन से अमेंडमेंट के तहत ये हुआ था। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखो ये वाला जो केस है बेरूबारी यूनियन, ये मैंने क्यों मेंशन किया है। अब इस केस में कंट्रोवर्सी हो गई कि पाकिस्तान को बेरूबारी यूनियन है वेस्ट बंगाल, ये एक टेरिटरी है बेरूबारी वेस्ट बंगाल में, और तुम्हें पता है कि बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान का पार्ट था 1971 से पहले। अब ये भी याद हो ना, 1971 से पहले 1971 में एक वॉर हुआ था किस किस के बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और इन दोनों के वॉर के बाद जब हम जीत गए थे तो क्या बना था? बांग्लादेश। ठीक है, ये चीज याद रखना कि बांग्लादेश क्यों बना था। प्रॉब्लम ये थी कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ये परेशान कर रहे थे बांग्लादेशी पीपल्स को। बांग्लादेशी पीपल्स खुद नहीं चाहते थे कि हम ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बने या हम पाकिस्तान में रहें, तो बांग्लादेशी पीपल को बहुत ऑपरेस कर रहे थे, तो वहां के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया और फिर इंडिया ने भी, क्योंकि इंडिया की टेरिटरी में हो रही है ना सारी चीजें, बांग्लादेश तो हमारे पास है, तो वो सारी चीजें फिर उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने हमला कर दिया और हम जीत गए। ठीक है, और जीतने के बाद 1971 में बांग्लादेश बना, आजाद करवा दिया उसको, जो बांग्लादेश वाला पार्ट था। ठीक है, तो उसमें कुछ यूनियन ऐसी थी बेटा, फिर झगड़ा इस यूनियन पे आया बेरूबारी पे। अब बेरूबारी में जो यूनियन थी ये, लेकिन ये बात है 1960 की, इससे बहुत पहले की, बाद में तो ये सब बांग्लादेश में चला गया। तो उसमें आया कि पाकिस्तान के पास जाएगी ये टेरिटरी या इंडिया के पास जाएगी। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये टेरिटरी उसको पाकिस्तान को दे दी उस समय कि ठीक है इनको दे देते हैं, बट उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया ये डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की जो पावर है किसी भी एरिया को डिमिनिश करने की, है ना, डज नॉट इंक्लूड सिसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, मतलब आप अपनी इंडियन टेरिटरी को किसी को सीड नहीं कर सकते, किसी और को कब्जाने के लिए नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा कि फॉरेन कंट्री को आप कोई टेरिटरी अपनी दे रहे हैं तो वो अमेंडमेंट माना जाएगा 368 आर्टिकल 368 के तहत। मतलब देखो ये तो बात लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन जब बात यहाँ पर आती है कि आप फॉरेन कंट्री को अपनी कोई टेरिटरी दे रहे हो तो वो सिंपली नहीं कर सकते, आप अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते, वो अमेंडमेंट माना जाएगा। नहीं तो आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और इसी वजह से प्रियम्बल की भी बात आई थी उस समय। प्रियम्बल पे था ना ये केस, प्रियम्बल के जो आइडियल्स थे उनको इन्होंने चैलेंज किया था, तो ये बेसिकली आया था। ठीक है, समझ गए? देखो फर्स्ट याद रखना, आर्टिकल 1 से 4 में पार्ट सेकंड में लिखा हुआ है क्या, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, पूरा याद रखना। अगर ऐसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि किस आर्टिकल, अभी क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में कि इनको मैच कीजिए, तो उसमें लिखा हुआ था यूनियन और इट्स टेरिटरी पार्ट 4 में, पार्ट 4 में है ही नहीं है, कौन से पार्ट में? पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, तो तुम ऐसे एलिमिनेट कर दोगे, तुम्हें याद रहेगा कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है संघ और उसके क्षेत्र, तो पार्ट 4 फर्स्ट में लिखा हुआ है, 4 में नहीं है, तो तुम वहां उसे कट कर दोगे, आगे बढ़ो, फिर अपना क्वेश्चन चेक करो। ठीक है, तो वहां पे एलिमिनेट कर सकते हो। फिर आर्टिकल 1 में जैसे कि ये पूछा जाए कि भारत के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, या फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, या इन विच आर्टिकल देयर इज अ मेंशन ऑफ भारत या यूनियन ऑफ इट्स स्टेट, तो आर्टिकल 1 में। अब आते हैं आर्टिकल 2 पे, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जो पहले से नहीं बने हुए ना वो न्यू स्टेट, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम, ये है आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 4 में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 2 में और 3 में जो बातें कही गई हैं वो अमेंडमेंट नहीं मानी जाएंगी। लेकिन बेरूबारी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर आप अपनी अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं तो वो अमेंडमेंट माना जाए। ठीक है, उन्होंने ये कहा।